नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके सांसद नो योर एमपी। मैं हूं प्रीति सिंह और आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने प्रशासन और राजनीति दोनों में अपनी अलग पहचान बनाई। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं ओडिशा के भुवनेश्वर से सांसद अपराजिता सारंगी जी से। अपराजिता जी 1994 बैच के ओडिशा कैडर की आईएएस अधिकारी रही और फिर जनता के बीच जाकर भुवनेश्वर की सांसद बनी, जो सिर्फ नीति बनाना नहीं, उसे जमीन पर उतारना भी जानती हैं। सामाजिक सरोकार, शिक्षा सुधार और सुशासन पर उनका काम उन्हें अलग पहचान देता है। आज हम जानेंगे आपके सांसद के जीवन के बारे में तमाम पहलू उन्हीं की जुबानी। अपराजिता सारंगी जी से उनकी भूमिका को लेकर बात करेंगे, कैसा रहा उनका सफर फाइलों से लेकर संसद तक और राजनीति में आने के बाद क्या कुछ बदला। तो आइए स्वागत करते हैं अपराजिता जी का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संसद टीवी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपराजिता जी, बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं। पहला सवाल मेरा वही बेसिक सा सवाल है, लेकिन सबकी इसमें रुचि है और सबसे पहले यही बहुत रोचक लगता है जानना कि अपराजिता जी जिनका उम्दा सफर रहा कहीं ना कहीं आईएएस के तौर पर करीब 25 साल का, क्यों राजनीति की जमीन पे उन्होंने कदम रखा? बहुत सही प्रश्न है और मैं कहूँगी बहुत उपयुक्त है। बहुत लोगों ने यह पूछा है और निश्चित तौर पर बहुत स्पष्टता के साथ इसका उत्तर देना चाहूँगी। मैं 1994 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रही हूँ और कहीं भी ऐसा न लगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में लोगों की सेवा करते वक्त किसी भी तरह की असुविधा का सामना करना पड़ा हो। बहुत ही ढंग से और बहुत ही मन देकर, हृदय देकर, दिलो जान से मैंने उड़ीसा राज्य में काम किया और फिर भारत सरकार में भी काम किया। और उड़ीसा राज्य और भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी, इन्होंने हमें बहुत ही अच्छे पदों पर दायित्व दिया था। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि उड़ीसा राज्य में मैंने 19 वर्ष काम किए और उसके बाद मैं जब डेपुटेशन पर भारत सरकार आई तो ग्रामीण विकास मंत्रालय में युग्म सचिव थी, जॉइंट सेक्रेटरी थी। और उड़ीसा राज्य में काम करते वक्त निश्चित तौर पर कहूँगी कि मैंने करीबन 4 जिलों में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम किया, फिर विभिन्न मंत्रालय की सचिव के तौर पर काम किया, फिर भुवनेश्वर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर भी 4 साल रही। और उसके बाद मैं जब यहाँ आई, मैं जब दिल्ली आई तो यहाँ भी मनरेगा कार्यक्रम के विषय में हम सब जानते हैं, अवगत हैं। विश्व का सबसे बड़ा दारिद्र्य दूरीकरण कार्यक्रम है, जिसका उस समय जब मैं यहाँ युग्म सचिव थी 2013 से 2018 तक 60,000 करोड़ वार्षिक इसका भारत सरकार का बजट था। तो उसे सिंगल हैंडेडली मैनेज करना पड़ता था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत गुरुत्वपूर्ण दायित्व थे। लेकिन करीबन 24 वर्ष प्रशासनिक सेवा में अपना 100% देने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ, ऐसी अनुभूति हुई कि भारतीय प्रशासनिक सेवा को बहुत कुछ देने का अब नहीं रहा और इस सर्विस से, इस सेवा से बहुत कुछ लेने का भी अब नहीं रहा। और मुझे लगा क्यों ना मैं हज़ार लोगों के जीवन के साथ अपने जीवन को जोड़ूं, हर दिन ऐसा करूं और एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले जहां मैं लोगों के साथ जुड़कर उनकी बड़े स्तर पर सेवा करूं। तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी उभरती हुई पार्टी थी और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व, उनकी कार्यप्रणाली, कार्यशैली और उनका नेतृत्व बहुत आकर्षित किया। मैं यहाँ जॉइंट सेक्रेटरी थी दिल्ली में और दिल्ली में कार्य करते वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्य को मुझे लगता है बहुत पास से देखने का मौका मिला। तो उसके बाद मुझे लगा कि लोगों की सेवा बड़े स्तर पर करूं, बड़ा प्लेटफॉर्म मिले और इसलिए मैं इस तरह। अपराजिता जी, सेवा का मतलब अलग है या पब्लिक सर्विस वही है, बस दायरा बड़ा है? बिल्कुल, मुझे लगता है, देखिए मैं जब ऑफिसर भी थी तो प्रो पीपल थी और अभी लोगों के साथ काम करती हूँ। दिन रात, सुबह से रात तक लोगों की सेवा में जुटी हूँ। और मेरे लिए राजनीति का अर्थ, जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं, विकास का दूसरा नाम है राजनीति, लोगों की सेवा का दूसरा नाम है राजनीति और लोगों के अभियोग को सुनना और अभियोग और समस्या का समाधान करना ही राजनीति है। तो मुझे बहुत फर्क नहीं लगता है, लेकिन ऐसा तो ज़रूर प्रतीत होता है कि प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है
और हजार हजार लोगों से प्रतिदिन मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ठीक है। और कई ऐसे मौके थे, अगर हम 1999 का जिक्र करें, साइक्लोन था, आप कलेक्टर थी। मैं थोड़ा सा चैलेंजेस समझना चाहूँगी कि वो जो जूझने की एक क्षमता कहते हैं ना, शख्सियत में आना, वो कैसे आपने अपने सफ़र के दौरान सीखा, और क्या उसी से कहीं ना कहीं लगा कि राजनीति एक सही मंच हो सकता है, मैं इस क्षमता को लोगों के लिए उपयोग? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो नेतृत्व होता है यह अपने डीएनए में होता है, हम उसे कल्टीवेट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक बेसिक तत्व है ना, वो आपके डीएनए में होना चाहिए। मैं जब विद्यालय में थी छात्री थी, और जब मैं कॉलेज में छात्री थी, मैं स्टूडेंट लीडर थी। तो मैं अपने स्कूल की कैबिनेट की प्राइम मिनिस्टर थी उस समय। तो मेरा इलेक्शन हुआ था और मैं जीतकर प्राइम मिनिस्टर बनी थी अपने स्कूल कैबिनेट की। और उसके बाद जब मैं कॉलेज आई तो उस समय भी मैं स्टूडेंट लीडर थी, एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी। तो कहीं ना कहीं यह लगातार था। लेकिन मुझे जब मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में आई और लोगों के साथ जुड़कर काम करने का मौका मिला, तो मुझे 24 वर्ष के बाद लगा कि नहीं, बड़े स्तर पर, बड़े प्लेटफॉर्म पर, बड़े होराइजन को लेकर मैं काम करूं, एक विजन के साथ काम करूं, एक सही नेतृत्व के साथ काम करूं, उनके दिशा निर्देशन में काम करूं और लोगों के जीवन के साथ खुद को अधिक ढंग से जोड़ूं। और इस वजह से मैं इस तरफ हूं। जहां तक आपने चैलेंजेस की बात कही, आह्वान की बात कही, देखिए, आह्वान तो मैं तो कहूँगी कि हर एक दिन एक आह्वान है। मैं जब प्रशासनिक अधिकारी थी तो हर एक दिन मुझे आह्वान लगता था, और अभी आह्वान का स्वरूप और बदल गया है। आह्वान निश्चित तौर पर हैं, हर दिन राजनीति में आह्वान ही आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वारदात हैं जो अभी भी मन में बार बार घर करते हैं और बार बार मुझे याद दिलाते हैं। वो सब बातें याद आती हैं, स्मृतियाँ याद आती हैं। पहला है, एक बार मैं बरगढ़ ज़िले की कलेक्टर थी। यह बरगढ़ ज़िला उड़ीसा राज्य के पश्चिम भाग का एक ज़िला है, बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला। इसे हम उड़ीसा राज्य का राइस बोल कहते हैं, क्योंकि यहाँ धान की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो मैं जब वहाँ ज़िला कलेक्टर थी, उस समय ज़िला कलेक्टर नहीं थी, उस समय मैं वहाँ शुगर मिल की एमडी थी, मैनेजिंग डायरेक्टर। अचानक वहाँ स्ट्राइक हो गया बरगढ़ ज़िले में, और स्ट्राइक का कारण यह था कि वहाँ के जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उन्होंने स्ट्राइक किया था कि उनके धान की बिक्री नहीं हो रही थी। अच्छा। तो धान की बिक्री चाहते थे, राज्य सरकार उठा नहीं पा रही थी धान, और इसी वजह से उनमें बहुत ही असंतोष था। और उन्होंने क्या किया कि 10,000 अपने बोरे जिसमें धान भरती थे नेशनल हाईवे पर रख दिया और रोड ब्लॉकेट कर दिया, ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, और 3 दिन तक आवागमन बंद रहा लोगों का और वाहन का। तो उस समय जब मैं एमडी शुगर मिल बरगढ़ थी, तो मुझे अचानक मुख्य शासन सचिव ने फ़ोन किया, मुख्यमंत्री के ऑफिस से फ़ोन आया, तत्कालीन मुख्यमंत्री और तत्कालीन मुख्य शासन सचिव, कि अपराजिता, तुमको नेतृत्व देना है और इस समस्या का समाधान करना है। तुमको हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया। और तुरंत उसके बाद 1 घंटे के बाद ऑर्डर आया, और मुझे 16 घंटे समय दिए गए कि आप 16 घंटे में इसको समाधान कीजिए, इस समस्या का समाधान कीजिए, और ट्रैफिक का आवागमन, लोगों का आवागमन फिर से होना चाहिए, इस बात पर आप ध्यान दीजिए। उसके बाद जो करना था मैंने किया। वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए। 16 घंटे दिए गए थे, और मुझे लगता है द क्लॉक हैड स्टार्टेड टिकिंग। मुझे कहा गया, ऑर्डर निकला, उसके बाद 16 घंटे, उसके बाद मुझे लगता है कि उस पूरी समस्या का समाधान हम लोगों ने 9 घंटे में किया। और उसके बाद हमने मुख्य शासन सचिव और मुख्यमंत्री के दफ्तर को बताया कि काम समाधान हो चुका है, समय नामुमकिन जैसा मुश्किल लग रहा था। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कहीं ना कहीं देखिए, जब हम इस तरह के चैलेंजेस को फेस करते हैं, आह्वान को फेस करते हैं, तो हम मजबूत होते जाते हैं। कहीं ना कहीं वी बिकम मेन एंड वीमेन ऑफ स्टील। तो धीरे धीरे ये मेरे जीवन में लगातार इन आह्वानों की वजह से मैं बहुत मजबूत होती गई। और अपराजिता जी, और यही सब वजह थी कि लोगों में आप इतनी उनकी प्रिय बनती चली गई, इसलिए राजनीति में आने के तुरंत बाद जीत मिलना, यही सारी
वजह रही क्या? आपने म्युनिसिपल कमिश्नर रहते हुए जो सिटी ब्यूटिफिकेशन का काम किया जी। आपने जब कैंपेन किया तो मैं भी अपराजिता, लोगों ने ही उसको मुहिम बना लिया कहीं ना कहीं। तो आप मानते हैं कि यही प्यार की वजह भी है, जनता का प्यार? लोगों का बड़ा आशीर्वाद रहा है और उड़ीसा के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत स्नेही हैं और अच्छे काम की बड़ी सराहना करते हैं। और जो भी व्यक्ति हो, जात पात ये सब न देखकर किसी भी तरह का विद्वेष उनके मन में नहीं है। जिसने अच्छा काम किया उनके प्रति उनके मन में बड़ी श्रद्धा और सम्मान का भाव होता है। तो उनके आशीर्वाद से आज मैं दूसरी बार सांसद बनी हूँ और आगामी दिनों में भी उनकी सेवा करने का मौका मिलता रहेगा, ऐसा मुझे आभास होता है। और मैं निश्चित तौर पर कहूँगी कि म्युनिसिपल कमिश्नर जब थी तो बड़े चैलेंजेस आए थे। सिटी ब्यूटिफिकेशन जैसा आपने कहा, हमने वेंडिंग जोन्स किए थे। हमने जो हमारे जो क्षुद्र व्यवसायी हैं, छोटे व्यवसायी हैं, उनको लेकर हम लोगों ने पहली बार देश में वेंडिंग जोन्स किया था। आप अगर भुवनेश्वर अभी जाएंगे तो आप देखेंगे वॉल पे पेंटिंग्स हुए हैं, उड़ीसा की सभ्यता, संस्कृति, खाद्य, रहन सहन को लेकर वहाँ पेंटिंग्स हैं। तो वो भी हम लोगों ने करवाया था और कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोगों से भी बहुत सीखने का मौका मिला। धैर्य बहुत बढ़ा, संयम की जो एक क्वालिटी होती है वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ काम करके आई। और उसके बाद जैसा कि आपने कहा, मैं खुर्दा डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर एक सब डिवीज़न है खुर्दा डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ सुपर साइक्लोन जब उड़ीसा में आया था तो खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही क्षति हुई थी। तो उस समय वो भी बड़ा चैलेंजिंग था। 12 दिन तक न सोना हुआ न खाना हुआ, सिर्फ हम रास्ते पर थे और लोगों के घरों घरों में जाकर हम लोगों ने रिलीफ दिया था और उस स्थिति को संभाला था। तो कहीं ना कहीं फिर उससे भी बड़ी शक्ति मिली और बहुत सीखने को मिला। क्योंकि जब इस तरह से आपने जिम्मेदारियां ज़मीन पर निभाई हैं, एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर मैं कहूँ, बहुत सारी पॉलिसीज़ और स्कीम्स को आपने ज़मीन पर उतरते देखा, तो कैसे ये जो पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं वो कैसे लोगों की ज़िंदगी बदलते हैं? बहुत सही आपने कहा। देखिए, ऐसा है कि अब मैं सांसद हूँ, संसद में हूँ, लोकसभा हो या राज्यसभा, यहाँ पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है, यहाँ हम नीतियाँ बनाते हैं, लेकिन नीतियों का कार्यान्वयन बहुत महत्वपूर्ण है। हम नीतियाँ बहुत बना दें, हम कार्यक्रम बहुत शुरू कर दें, अनाउंस कर दें, घोषणा कर दें, लेकिन ऐसा है कि उन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कैसे हो रहा है, नीतियाँ कैसे कार्यान्वित हो रही हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसी भी नीति, किसी भी कार्यक्रम को आप लें, अगर अभी हम वेंडर्स पॉलिसी की बात करें तो अगर वेंडर्स पॉलिसी की जितने भी पॉलिसीज़ हैं, अगर वेंडर्स के लिए, अगर क्षुद्र व्यवसायी के लिए हमने उसको ज़मीन पर उतारा तो बहुत अच्छी बात है। अगर महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम बने हैं या फिर जो योजनाएं बनी हैं उन्हें महिलाओं तक पहुंचाना, वो हमारा काम है। हमारा दल और हमारे प्रधानमंत्री जी अंत्योदय की बात करते हैं। अंत्योदय का अर्थ ही होता है अंत का उदय। तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी मैं कहूँ जो सरकार ने बनाए हैं सुविधा देने के लिए, वो सुविधाओं को ज़मीन तक, लोगों तक, जो लाइन में अंत में खड़ा है, पंक्ति में अंत में खड़ा है, उन तक पहुंचाना ही कार्यान्वयन कहलाता है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने उसमें बहुत काम किया है और बहुत ही संतुष्टि है आज। अब 24 वर्ष प्रशासनिक सेवा के बाद जब मैं संसद में हूँ, ये मेरा 6ठा वर्ष है राजनीति में, तो मैं बहुत संतुष्टि के साथ कह सकती हूँ कि मैंने 24 वर्ष में अपना 100% दिया और अभी 6 वर्ष हुए हैं मैं अपना 100% प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को देने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा और आपने ये जो आपका 25 साल का अनुभव रहा है, थोड़ा और जानेंगे, क्योंकि उसी ने कहीं ना कहीं आपकी शख्सियत को इतना मजबूत बनाया है। लेट नाइट स्लम विजिट करती थी आप, कोई ऐसा भावुक पल रहा कि सच्चाई को जब ज़मीन पर देखो और उसे लोगों को जीता देखो, तो कुछ बदलाव आया क्या ऐसी चीज़ें देखकर? देखिए, 2 बातें इधर कहना चाहूँगी। पहला है, बस्तियाँ बहुत हैं भुवनेश्वर में। मैं भुवनेश्वर में ही म्यूनिसिपल कमिश्नर थी, मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी वहीं थी। जो रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन पर अगर आप आज भी रात में जाएंगे तो उस समय आप देखेंगे कि बहुत सारी महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर सोई रहती हैं, बहुत सारे मर्द भी रहते हैं। तो उनकी स्थिति बड़ी पैथेटिक है।
तो जब मैं वहाँ काम करती थी तो मैंने नाइट शेल्टर्स की शुरुआत हमने की थी कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो बाहर सोए, क्योंकि महिलाएं अगर बाहर सोएंगी तो बड़ी वल्नरेबल हो जाती हैं और बहुत कष्ट में थी। तो बहुत सारी रात हम सब उनके पास गए और उनके साथ बैठे उनकी बातों को सुना, समझा, देखा और लगा कहीं ना कहीं कि महिलाएं बहुत प्रताड़ित हैं और हैरेस्ड हैं और उसकी वजह से उनके लिए हम लोगों ने नाइट शेल्टर्स किए थे। अभी भी भुवनेश्वर में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे नाइट शेल्टर्स है, बहुत सारे बेसरकारी संस्थाओं को हमने जोड़ा था। तो एक अनुभूति है वो मैं भूल नहीं सकती हूँ। दूसरा मैं कहूँ कि मैं जब शिक्षा सचिव थी तो हम लोगों ने मिल बहुत काम किया था। हमने 2 वर्षों में अपने विभाग, शिक्षा विभाग में 17 तरह के संस्कार लाए थे, 17 रिफॉर्म्स और 17 एसोसिएशंस थे, टीचर्स एसोसिएशंस। उस समय मैं 12-13 की बात कर रही हूँ, 2012-13 की। तो उस समय हम लोगों ने सारे एसोसिएशंस के साथ बातचीत करके, जिसे हम स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशंस कहते हैं, सबके साथ बातचीत करके सबके मंतव्य को, मत को सम्मान देकर हमने 17 संस्कार हमने शिक्षा विभाग में हम लोगों ने लाया था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है सब कुछ संभव है अगर प्रचंड इच्छा शक्ति हो और सबको साथ लेने की क्षमता हो, तरीका अगर लोग जाने तो ये मुझे लगता है ये बहुत काम देता है। और मैंने यही किया है कि सबको साथ लेकर चलना, सबसे सीखने की कोशिश करना और विनम्रता के साथ आगे बढ़ते रहना। बिल्कुल, तो संभव है। बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र की आपने बात ऑलरेडी कर ली, तो अब हम थोड़ा सवाल में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कई बार लोगों के मन में धारणा होती है और महिलाओं के आगे भी अलग तरह की चुनौतियां हैं। हम कितना भी आगे बढ़ें लेकिन उन चुनौतियों से आगे पार पाना है अभी हमें। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, ब्यूरोक्रेसी को छोड़कर पॉलिटिक्स में जाना ये पर्सनल एम्बिशन है। उन्हें क्या जवाब देंगे आप? देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन अगर आपको अनुभूति नहीं है, अगर आपको एहसास नहीं है कि आप कुछ और करना चाहते हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहते हैं, लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, लोगों की ज़िंदगी के साथ खुद को जोड़ना चाहते हैं, अगर आप में वो नैक नहीं है तो आप राजनीति में टिक नहीं सकते हैं। आ सकते हैं, अगर बहुत एम्बिशन है आ जाएंगे, सांसद होना, विधायक होना बहुत बड़ी बात नहीं है, आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद टिक नहीं पाएंगे। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक इनर अर्ज होना चाहिए टू वर्क फॉर पीपल। एक सेवा की मनोवृत्ति जो होती है ना, वो मनोवृत्ति जब तक नहीं है तब तक आप राजनीति में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सफल नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि मेरे जितने भी बंधु हैं, कुछ आए हैं, कुछ टिक पाए, कुछ नहीं टिक पाए, जिनको मैं जानती हूँ, तो मुझे लगता है कि जब तक आपको नैक नहीं है, जब तक आप लोगों के साथ जुड़कर रहना नहीं चाहते हैं बहुत समय तक, और ये जो जुड़ना होता है, इससे इस संतुष्टि का एहसास होना चाहिए, इससे मैं कहूँ आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। जब तक वो नहीं है तब तक आप राजनीति में सफल नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है कि मुझे हर दिन एक आह्वान लगता है, जैसा मैंने कहा, और मुझे लोगों के साथ जुड़कर रहना, विकास के कार्य करना और अभियोग सुनना, अभियोग का समाधान करना और सेवा करना बड़ा आनंद देता है। तो जहाँ आनंद है वहीं सफलता है। और अपराजिता जी, कई लोग हैं जो आपकी तरफ देखते हैं, आप आधी आबादी का भी प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जैसे एक महिला के तौर पर मैंने कहा, कौन सी ऐसी बातें रहीं, क्योंकि आप बचपन में गई, एक बार मैं चाहूँगी एक बार और चलें आप बचपन की तरफ, कैसे जो पारिवारिक माहौल था उसने अपराजिता सारंगी की पर्सनालिटी को गढ़ने में एक अहम रोल निभाया, माता पिता का कैसा वो रहा सहयोग, एक तरह से जीवन साथी के रूप में जो सहयोग मिला वो कैसे मिला, तो कैसे ये शख्सियत गढ़ी समय समय पर? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, माता पिता का बहुत रोल रहा है, बड़ी भूमिका रही है। मेरे माता पिता दोनों शिक्षक शिक्षयित्री थे। माँ हाई स्कूल टीचर थी और पापा फादर प्रोफेसर थे। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि जब मैं बड़ी होती गई तो घर में अध्ययन का बड़ा माहौल था। घर में धन नहीं था, लेकिन साधना का माहौल था, पुस्तकें बहुत थी। तो उन पुस्तकों के बीच ही मैं बड़ी हुई हूँ, पली बढ़ी हूँ, और कहीं ना कहीं माँ और पिताजी का संस्कार
बहुत मिला। तो उनको मुझे लगता है कि पढ़ाई पर बहुत ध्यान था। मेरे भाई, मेरी बहन, हम सबको एक ही बात कही गई थी कि भाई ये जीवन तुम्हारा है, जीवन को गढ़ना तुम्हारा काम है और सही रास्ते पर चलो, संस्कार पूर्ण जीवन तुमको जीना है। तो कहीं ना कहीं ये जो माँ पिताजी के द्वारा दिया गया जो संस्कार था और अध्ययन पर उनका जो जोर था, इसकी वजह से बहुत पढ़ाई की। और मैं सब बच्चों को बोलती हूँ, जहाँ भी मैं जाती हूँ, मैं निश्चित तौर पर सबको कहती हूँ कि अध्ययन या फिर शिक्षा हमारे जीवन का मूलाधार होना चाहिए। जब तक शिक्षा नहीं है तब तक कहीं ना कहीं संस्कार भी नहीं आ पाएगा ढंग का, और उसके बाद हम अपनी जीवन को ठीक दिशा नहीं दे पाएंगे। तो वो शिक्षा का एक माहौल था, वो तो मैं निश्चित तौर पर मैं कहूँगी कि अगर भारतीय प्रशासनिक सेवा में मैं जा पाई तो इसमें मेरे माता और पिताजी का बहुत हाथ रहा है। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया क्योंकि मैं एक ब्राह्मण परिवार की बड़ी बेटी थी। तो कहीं ना कहीं उस समय रूढ़िवादी समाज, बहुत पुरानी बात मैं कह रही हूँ, यह मैं 96 की बात कर रही हूँ, 96 की। उस समय एक ही बात कही जाती थी ब्राह्मण परिवार में कि बेटी की शादी जल्दी कर दो। तो मुझे भी कहा गया। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, मैं प्रत्येक परीक्षा में अव्वल आती थी, क्लास में अव्वल। मैं बहुत विनम्रता के साथ ये बात कहती हूँ, नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक मैं कभी सेकंड नहीं हुई हूँ। हर एक परीक्षा में मैं अव्वल आती गई। तो कहीं ना कहीं पिताजी और माताजी को लगा कि मैं अच्छा करूँगी। लेकिन वो जो एक रूढ़िवादी समाज होता है, वो जो एक सोसाइटल प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर्स होता है कि नहीं शादी कर दो, शादी के बाद पढ़ाई होगी, ये मुझे भी कहा गया था। ग्रेजुएशन के बाद मुझे कहा गया कि आप फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुई हैं यूनिवर्सिटी में, मान लिया, लेकिन आपको शादी तुरंत करनी होगी, उसके बाद आप पढ़ाई करेंगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी एक वाकया। शाम का समय था, ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आउट हो गया था। मैं इंग्लिश ऑनर्स में मैंने यूनिवर्सिटी में, भागलपुर यूनिवर्सिटी में बिहार में टॉप किया था, फर्स्ट हुई थी। उसके बाद मेरे माता पिता ने जब कहा कि शादी होनी है, तो वो उस संध्या को मैं भूल नहीं सकती हूँ, गोधूली बेला का समय। और मैंने अपने माता पिता से निवेदन किया, हम वॉक कर रहे थे, मैंने कहा कि मुझे 1 साल दे दीजिए, तो 1 साल शादी नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा नहीं, 1 साल नहीं मिलेगा। बहुत अनुनय विनय के बाद मेरी माताजी ने पिताजी को समझाया और मुझे 1 साल मिला। तो उन्होंने कहा कि क्या करना चाहती हो? प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंक में उसकी जो परीक्षा है उसे दे दो। मैंने कहा कि नहीं, मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठना चाहती हूँ। वे हतप्रभ रह गए, कह रहे क्या होगा वहाँ, कैसे कोचिंग लोगी, कहाँ जाओगी? आप विश्वास करें, उन्होंने हाँ कहा कि 1 साल हमने दिया। और उसके बाद आपके माध्यम से मैं सारे जो बच्चे हैं मैं उनको बताना चाहूँगी कि उसके बाद, उस वार्तालाप के बाद 365 दिन न मैंने सूर्यास्त देखा न सूर्योदय देखा। मैं एक रूम में बंद थी और कठिन परिश्रम किया। और 1994 मसीहा का जो फर्स्ट मेरा अटेम्प्ट था, पहले प्रयास में ही मैं IAS हो गई। तो ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि माता पिता का जो एक मोटिवेशन था, उनका जो एक उन्होंने जो मुझे उत्साह दिया और मुझ पर विश्वास किया, इसकी वजह से मैं IAS बन पाई। लेकिन IAS बनी, उड़ीसा काडर मिला और ईश्वर की दया, मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे जो पति हैं, वो मेरे बैचमेट हैं, वो भी IAS ऑफिसर हैं। तो उनसे जब हमारा विवाह हुआ, उसके बाद मैं बहुत ही आनंद के साथ, संतोष के साथ कहना चाहूँगी कि पति पत्नी का दायित्व होता है कि घर को ठीक ढंग से चलाएं, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण, प्रेम का वातावरण घर में हो। तो आज पति को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उनका जो एक प्रोत्साहन मिलता रहा, उनका जो सपोर्ट मिलता रहा, इसकी वजह से मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में मैंने अच्छा काम किया, बहुत ही सपोर्ट मिला। और उसके बाद मैं जब राजनीति में आई तो निश्चित तौर पर कहूँगी कि उनकी अनुमति या क्या मैं कहूँ सम्मति के बिना तो ये संभव ही नहीं था। बच्चों की सम्मति, उनकी सम्मति, उनका सहयोग। तो आज मैं अगर खड़ी हूँ तो पति और बच्चों की वजह से आज राजनीति में खड़ी हूँ। बिल्कुल। अब बात IPO के मंच की। अपराजिता जी, हम जानते हैं कि पाकिस्तान को लेकर जितने सख्त लहजे में और जितना मैं कहूँ
तथ्यों से भरपूर बात आपने बहुत मजबूती के साथ रखी। आप क्या मानती हैं कि आज जो भारत का पक्ष है उसको ग्लोबली बहुत मजबूती के साथ रखना कितना ज़रूरी बन गया है? और वहाँ एक सांसद की आवाज़ थी या एक भारतीय की आवाज़ थी? कैसे वो अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा अनुभव था और मैं कहूँ अविस्मरणीय रहा। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन 182 देशों का यूनियन है। जितने भी पार्लियामेंट्स हैं इन 182 देशों में, उनके स्पीकर और उनके सांसद इसके मेंबर होते हैं और उसकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मैं वहाँ उपसभापति हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ इस एग्जीक्यूटिव बॉडी की। तो कुछ समय पहले इस IPU की 191वीं असेंबली हो रही थी जिनीवा में, स्विट्ज़रलैंड में, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय ओम बिरला जी के आदेश से वहाँ गई थी। हम 6 लोग गए थे, राज्यसभा और लोकसभा के सांसद। और उसके बाद जब जनरल असेंबली चल रही थी तो विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने का हम सबको मौका मिला था। जब यह असेंबली चल रही थी, अंतर्जातीय प्लेटफॉर्म, उस समय मुझे वो दिन मैं कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। शाम का वक्त था और हम सब एक पर एक विभिन्न देशों के प्रतिनिधि को, सांसदों को सुन रहे थे। विभिन्न विषयों पर बातचीत चल रही थी। अचानक जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं, अयाज साहब, वो मंच पर गए और उसके बाद उन्होंने बातचीत शुरू की। और जब बातचीत की तो भारत पर आक्रमण कर दिया और बहुत बुरे तरीके से आक्रमण किया। उन्होंने करीबन 15 मिनट बोला होगा और मुझे लग रहा है 15 मिनट में 14 मिनट हमें ही गालियाँ दी, भारत को गालियाँ दी। अंतर्जातीय प्लेटफॉर्म, अंतर्जातीय स्तर पर गालियाँ। 182 देश के प्रतिनिधिगण बैठे हैं, सांसदगण बैठे हैं और ऐसी स्थिति में भारत को गालियाँ देना और यह कहना कि इंडस वाटर ट्रीटी हम लोगों ने बंद करवा दिया और आतंकवाद को हम प्रश्रय दे रहे हैं, हम पाकिस्तान को हैरास कर रहे हैं और हर तरह के आक्षेप हमारे ऊपर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यह तो हमारा ये सिर्फ जो हम 6 बैठे थे, इन्हें बुरा नहीं लगा। मुझे लगता है ये 140 करोड़ लोगों के आत्मसम्मान का सवाल था, भारत के आत्मसम्मान का सवाल था और रहा नहीं गया। उसके बाद हमने कहा कि हम राइट ऑफ रिप्लाई चाहते हैं। भारत अपने उत्तर रखना चाहता है और आप अनुमति दें। मैं धन्यवाद दूंगी चेयर को। पोलैंड की जो सांसद हैं वो चेयर कर रही थी, उनको हमने निवेदन किया कि हमें राइट ऑफ रिप्लाई मिलना चाहिए, क्योंकि अंतर्जातीय प्लेटफॉर्म पर इस तरह से भारत पर आक्रमण करना और गलत बातें कहना भारत के विषय में, ये तो सहा नहीं जाएगा। बिल्कुल मुझे लगता है कि हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उसके बाद मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने हमें राइट ऑफ रिप्लाई दिया और कहा लेकिन आपको 2 मिनट में अपनी बात रखनी है, जो एक मुझे लगता है अपने आप में आह्वान था। 2 मिनट में अपनी बात रखनी थी, भारत की बात रखनी थी। तो आपने सही पूछा कि मैं सांसद थी या नागरिक थी। मुझे लगता है मैं पहले नागरिक थी और उसके बाद मैं सांसद थी। नागरिक होने के नाते, भारत की नागरिक होने के नाते मुझे लगता है भारत के सम्मान की रक्षा करना यह मेरा प्रथम कर्तव्य था और इसमें मेरे जितने सहकर्मी थे उन लोगों ने मुझे बहुत सहयोग किया और उसके बाद आप सब ने सुना तथ्य के साथ हमने क्या कहा। भारत की बात सत्य, भारत की बात को रखनी थी और सत्यता को जाहिर करना था। देखिए ऐसा है कि जब इन स्तरों पर बातचीत होती है तो जो लोग सुनते हैं वो लोग अपने जहन में उस बात को बैठा लेंगे और उसी मैं कहूँ इम्प्रेशन को लेकर अपने देश जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि नहीं, भारत के बारे में सब अच्छा सोचें, भारत की महानता के विषय में सोचे। और पाकिस्तान ने जिस तरह से अप्रैल 22 पहलगाम में हमारे इनोसेंट टूरिस्ट पर अटैक किया और उनका कत्ल किया, इस विषय में सब जाने और किस तरह पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और भारत में
आतंकवाद की परिस्थिति की सृष्टि करना चाहता है, इस विषय में सब लोग जाने। तो आपने जो देखा वो 2 मिनट में मुझे बोलना था, मैंने 2 मिनट 29 सेकंड में बोला। उसके बाद मेरी बात ख़त्म भी हुई, ऐसा नहीं था कि मुझे रुकना पड़ा। मैंने 2 मिनट 29 सेकंड में भारत की बात रखी। मैं पहले नागरिक हूँ, फिर सांसद। बिल्कुल, और बहुत साफ, बहुत स्पष्ट, बहुत सख्त लहजा, और इसीलिए वो सारी बातें हेडलाइंस भी बनी। अपराजिता जी, आखिर में बहुत संक्षेप में विजन फॉर भुवनेश्वर क्या है आपके नज़र में, बहुत संक्षेप में बताएं, और युवाओं के लिए, और खासकर जो युवा महिला हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? भुवनेश्वर को पूर्वी भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर बनाना चाहती हूँ और अपनी कंस्टिट्यूएंसी को, भुवनेश्वर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी को, संसदीय क्षेत्र को नंबर 1 पूर्वी भारत में बनाना चाहती हूँ। तो ये सबके साथ चलना है। और मैं निश्चित तौर पर एक बात कहना चाहूँगी कि हम जगन्नाथ प्रेमी हैं, उड़ीसा जगन्नाथ प्रेमी है। हम भगवान जगन्नाथ की बहुत आराधना करते हैं, वो हमारे जीवन के मेरुदंड हैं। तो आप जानती हैं रथ यात्रा में क्या होता है, हम रथ को खींचते हैं। तो जगन्नाथ के रथ को सबको खींचना है, ऐसा नहीं है कि सांसद को ही खींचना है, भुवनेश्वर वासी और उड़ीसा वासी को खींचना है। और भुवनेश्वर को पूर्वी भारत का नंबर 1 संसदीय क्षेत्र बनाना है, ऐसा ध्येय है मेरा। सबका सहयोग मिल रहा है। जहाँ तक युवाओं का सवाल है, महिलाओं का सवाल है, बस कहना चाहूँगी कि परिश्रम करते रहिए, सतमार्ग पर चलिए और निष्ठा के साथ सबको लेकर विनम्रता के साथ काम करिए, लक्ष्य को तय करके चलिए, निश्चित तौर पर लक्ष्य हासिल होगा। बिल्कुल अपराजिता जी, और क्योंकि समय हमारा पूरा हो गया है, बातचीत आपसे बहुत आगे भी जारी रह सकती है। बहुत से पहलू ऐसे हैं जिनके बारे में और जाना जा सकता है, लेकिन आपने प्रशासन और राजनीति के बीच जो सफ़र तय किया, उनसे बहुत सी जो एक तरह से कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और इंसानियत दोनों दिखाई दी हैं। तो बड़े साफगोई से हमारे साथ अपराजिता जी ने जो तमाम बातें हैं वो शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता जी, आपका संसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।